जस्ट ए मिनट। ओके, यहाँ पर है आपका के एल SO4 का ट्वाइस, ठीक है, डॉट 12H2O। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको। बड़ा सिंपल यार। पोटेशियम जो है वो पॉपुलर है, पहले ग्रुप का ही है, तो ये पॉपुलर है +1 के लिए। एल्यूमिनियम है, ये पॉपुलर है +3 के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम में वही है 2 8 3, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो +3 के लिए पॉपुलर है ये। 13 ग्रुप का है। अच्छा, इसको x मान लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x है। ऑप्शन तो -2 होता ही होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन बाहर भी तो 2 है तो 16 आएगा। ओके, प्लस में 12 और H2O को ब्रैकेट में लिख दो, क्या होता है देखो, ये होता है +2 हाइड्रोजन और ये होता है -2 ऑक्सीजन, तो 0। 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू ही 0। और अब देखो आंसर क्या आएगा, +4 + 2x - 16 = 0, 2x - 12 = 0। x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है +6 आ सकती है। So this is the way to calculate the oxidation number of a particular atom in a molecule, ठीक है ना। यस हिमानी, आपकी कोई प्रॉब्लम और है तो आप बताओ। यार इसमें ये समझ में नहीं आया, आपने जो ये 12H2O है इसको आपने +2 -2 कैसे किया? +2 और -2 क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना, और वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो सभी को ही पता है -2। जब हम हाइड्रोजन को लिखते हैं किसी के साथ तो ऑक्सीजन -2 के लिए तो बड़ा पॉपुलर है, पूरी टेबल में ही पॉपुलर है। वो मजबूर कर देगा हाइड्रोजन को क्या होने के लिए, प्लस होने के लिए। तो +1 है तो +2 है, तो इसीलिए दोनों का एडिशन जो है वो 0 होता है, ठीक है। एक और जो प्रॉब्लम है, ये इस प्रॉब्लम को तो मैं देखो खास प्रॉब्लम बोलूंगा, ये वास्तव में कमाल की प्रॉब्लम है, CaOCl2। देखो ये जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, ये है आम चीज, ये बहुत आम चीज है, ये लगभग सभी को पता होती है। जो आम स्टूडेंट होते हैं उनको पता होती है, लेकिन जो खास स्टूडेंट होते हैं उनको इसके बारे में भी पता होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा Cl का, ठीक है ना। तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर हम जनरल वे में कैलकुलेट करें तो कैल्शियम इज वेरी पॉपुलर +2, ऑक्सीजन इज वेरी पॉपुलर -2, ये तो x हो गया, तो ये 2x = 0। तो यहाँ आंसर जो हमें दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, 0। तो याद रखना, जब कोई अनयूजुअल चीज होती है, जैसे ये अनयूजुअल चीज है, एक्स की वैल्यू 0 कह रहा है यार, क्लोरीन कब से 0 होने लगा एक्स की वैल्यू, क्लोरीन तो वेरी पॉपुलर फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, -1, वेरी पॉपुलर, क्यों, 287, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पॉपुलर। 0 कैसे आया? क्या भाई, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो रेज योर हैंड यार, कितनी बार बोलूं मैं, उसे एग्जिट कर दूंगा यहाँ से। नहीं तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, रेज योर हैंड, ये 0 कैसे आया। इसके लिए आपको ना पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन की शुरू से लेकर एंड तक 10 वीडियोस देखनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। ऐसे तो यार कोई 11th क्लास में अगर कोई टीचर SST पढ़ा रहा है, वो SST का टीचर है, अगर वो भी बैठ जाए ना यहाँ पे, तो वो भी नहीं समझ पाएगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कैसे आई, अगर वो कभी उसने 11th क्लास की साइंस नहीं पढ़ रखी हो। वो बेचारा हमेशा जिंदगी में SST पढ़ा रहा है और शुरू से ही एक आर्ट स्टूडेंट रहा है, वो भी नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक की क्लास लेनी पड़ेगी रिडॉक्स की, ओनली देन यू विल रियलाइज द वैल्यू जो है वो 0 कैसे आई। तो यहाँ पर जो वैल्यू 0 आई, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। क्लोरीन इज वेरी पॉपुलर फॉर -1, ये सच्चाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 क्लोरीन है और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, जिसकी वजह से ये 0 आई है। चलो देखते हैं कैसे। एक Cl को तो सभी जानते हैं, ये Cl नेगेटिव होता है क्लोराइड। एक होता है OCl नेगेटिव, इसका नाम है क्या, हाइपोक्लोराइट आयन। जिसको नहीं पता वो लिख लेना भाई, हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है। तो ये हाइपोक्लोराइट आयन है और ये Cl है। अब यहाँ आ गया आपका कैल्शियम, वो इन तीनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। अब अगर मैं हाइपोक्लोराइट आयन को लिखूं तो OCl नेगेटिव लिखने को तो यहाँ लिख दो, लेकिन ये असल में किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव।
ठीक है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखो इसको, इसी को ही देखो, ऑक्सीजन नेगेटिव के लिए प्रेशराइज कर रहा है इसको, तो Cl को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो देखो क्या आएगी, ऑक्सीजन तो -2 होता है, Cl क्या होता है, x है, इजिकल टू -1 है, तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या आई, +1। यानी यहाँ पर एक Cl जो है वो +1 शो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा Cl जो आपको दिख रहा है वो तो साफ ही पता लग रहा है Cl नेगेटिव है, तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x इजिकल टू -। यानी एक क्लोरीन +1 है, एक क्लोरीन -1 है। और इसका आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो ये चीज तो समझने के लिए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में एक OCl नेगेटिव होता है जो कि हाइपोक्लोराइट आयन होता है, एक Cl नेगेटिव होता है जो नॉर्मल क्लोराइड होता है, सबको पता है। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, CaOCl2 एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, पहले तो इसकी नॉर्मल x की वैल्यू 0 निकाल दो, जैसे आपने यहाँ निकाली थी, ये निकाली थी, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको लिखना है CaOCl ब्रैकेट में और बाहर एक Cl, यानी यहाँ पर Cl दो फॉर्म में है, OCl और Cl। Cl को क्लोराइड कहते हैं, OCl को हाइपोक्लोराइट आयन कहते हैं। अब यहाँ पर उनको आपको ये रिप्रेजेंट करना है बस ऐसे ही पूरा, कि यहाँ जो OCl है ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और ये जो Cl है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो Cl है, यहाँ जो OCl है, यहाँ +1 शो कर रहा है, यहाँ -1 शो कर रहा है। समझने के लिए आप ऐसे यूज करो इसको, और ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ इतना ही, कुछ नहीं निकालना आपको, ऊपर लिखना -1, नीचे लिखना है +1। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। यस हिमानी, कोई क्वेश्चन अब? हिमानी एनी डाउट? और मैं एक चीज पहले से आपको बता दूं कि जो चीज आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है। कई बच्चे जो पहले से ही रिडॉक्स रिएक्शन कर चुके हैं, उन्हें पता है मैंने 5 एक्सेप्शन करवाए थे, 5 या 6, ज्यादा नहीं, उनमें से ये एक्सेप्शन है। और आपको लगता हो एक्सेप्शन कितना इरिटेटिंग है, तो तैयार रहो कि आप फिर नंबर नहीं ले पाओगे वहां पर एग्जाम में, ठीक है। यस केशव, कोई क्वेश्चन? सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट क्यों होता है? किसका ऑक्सीडेशन Cl2 नंबर? जो Cl होता है। कई कंपाउंड एक्सेप्शनली हमारे पास हैं। अब आप दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करके देखो एक बार, इसका +1, इसका -1, ऐड करके देखो, आपको आंसर क्या दिखाई देगा, 0। और ये वही आंसर आ गया जो हमने टोटल का निकाला है। ये देखो, ये टोटल का आंसर निकाल रहे थे, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या पता लगी, 0, ठीक है ना। तो अगर कभी भी एक्सेप्शन आपका आता है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अनयूजुअल आता है, तो समझ जाओ उसमें से 2 Cl हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। जैसे जैसे ये आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम का, फिर हम अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें, तो ओके, विदाउट वेस्टिंग मच इम्पोर्टेंट टाइम, एक और नाम है जिसका नाम है S4O6 नेगेटिव, इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट आयन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी हमारी उस लिस्ट में है, 6 क्वेश्चन की एक्सेप्शन लिस्ट में ये भी है। अब अगर हम इसको बच्चों की तरह यूजुअली निकालें तो क्या आंसर आएगा, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -2, 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, 10, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 10/4, यानी x की वैल्यू आएगी 5/2। यार 5/2 ऑक्सीडेशन नंबर कभी ऐसे आ सकता है क्या फ्रैक्शन में, 5/2 इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 4 सल्फर हैं, तो चारों के जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो सेम नहीं होंगे। तो अब देखना जरा ध्यान से, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, S, फिर से S, फिर से S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, तो ये नेगेटिव आपके 2 नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपको ये रियलाइज होगा कि यहाँ जो सल्फर है वो देखो, ये वाला -2 है, ये वाला -2 है, ये वाला -2 है, लेकिन -1 भी है यहाँ पे, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये +5 शो करेगा, ये +5 शो करेगा, इसी तरह से, तो ये 0 शो करेगा, ये 0 शो करेगा, ठीक है ना।
अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 है, 5 है, 5 है, सभी को ऐड कर दो 10। सल्फर कितने 1 2 3 4 है, तो 4 आपका आंसर है 5/2। इसका मतलब है आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उसके इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। ये प्लस, ये जो ऑक्सीजन है वो -2 होता है। तो देखो इसका निकाल रहा हूं मैं, -2 और ये -1, टोटल 2 और 2 और 1 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिख दो। सिमिलरली ये भी 5 हो गया। यहाँ पर जो सल्फर है वो किसी से अटैच है, वो कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर रहा, यहाँ सिंपल जीरो इंडिविजुअल सल्फर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अभी जो बाकी के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, वो अगली क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ तक अगर कोई डाउट है दोबारा से, तो वो अपने डाउट पूछ सकते हो आप। रेज योर हैंड फॉर डाउट फॉर दीज क्वेश्चन, दीज एक्सेप्शन क्वेश्चन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। 6 एक्सेप्शन है और बाकी 20 नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ठीक है भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है, मेरी क्वेरी है, मैंने रेज किया है अपना है। यहाँ तो कोई भी हैंड दिखाई नहीं दिया, बोलो क्या क्वेरी है। सर डबल बॉन्ड जरूरी होता है कि हम 4 या 2 ही लें? हम अपनी मर्जी से लेते हैं वो जो डबल बॉन्ड लेते हैं। ऑक्सीजन जैसे हमेशा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ दिखाई देगा। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है नेगेटिव तो वो सिंगल हो सकता है, अदरवाइज वो हमेशा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपका जो था, रेज योर हैंड, यस केशव बोलो। सर जब सेंटर खुल जाएंगे सर, सिलेबस आप दोबारा कवर करवाओ। भाई तेरा तो क्वेश्चन ही अलग होते हैं भाई। सेंटर अगर खुल गए ना तो ये सिलेबस यहीं से चलेंगे जो अभी यहाँ से हैं। दोबारा का तो सोचो भी मत कि हम दोबारा से कुछ करेंगे। जब सेंटर खुलेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है ना। जो भी क्लास यहाँ पर सेंटर के अंदर होगी वही क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास आपके पास सेंड कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो और बाकी जो चांसेस हैं सेंटर ओपन होने के, वो ना के बराबर है, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स अलाउड करेगा नहीं इसको। बाकी देखते हैं जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग, दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी क्राइटेरिया आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर दूं इसको, कि कई बच्चों के मन में ना, क्वेरी पूरी नहीं हुई है वो वाली जो भी आप बता रहे थे। कौन सी? सर ये डबल बॉन्ड वाली, हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही डबल बॉन्ड लिख सकते हैं और कोई नहीं ले सकते हम डबल बॉन्ड? मैं उसी को जो क्वेरी को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और हाँ, वो जो क्लासेस जो आप ले रहे हो ना, वो स्टार्टिंग से ले लो तो कम से कम प्रॉब्लम आएगी। जैसे एक क्वेश्चन है PO4 नेगेटिव, इसे फॉस्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है SO4 या SO4 नेगेटिव, इसे सल्फेट आयन बोलते हैं। एक क्वेश्चन है NO3 नेगेटिव, इसे नाइट्रेट आयन बोलते हैं। इन सभी में जब भी आप स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो लेविस का स्पेशल, कई बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि यार डबल बॉन्ड मैं कहाँ लगाऊं और कैसे लगाऊं। ये मानता हूं मैं, कई बच्चों ने क्वेश्चन रेज किया है। तो ये तो आज ही 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी क्वेरी खत्म हो जाएगी, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि डबल बॉन्ड यहाँ या यहाँ कहाँ लगेगा। तो मैं बता दूं, पहले तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। क्या? एक तो ये कि नाइट्रोजन के मैक्सिमम बॉन्ड अगर बन सकते हैं तो कितने बन सकते हैं? सिर्फ 4। सल्फर के मैक्सिमम बॉन्ड अगर बन सकते हैं तो वो कितने बन सकते हैं? 6। फॉस्फोरस के मैक्सिमम बॉन्ड अगर बन सकते हैं तो वो कितने बन सकते हैं? आपके 5। अब नाइट्रोजन के 4 बन रहे हैं, इसके 5 बन रहे हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपको फिर स्टार्टिंग से क्लास लेनी पड़ेगी और उसका कुछ इलाज है नहीं अब, ठीक है ना। आप 3 महीने लेट हो तो इसका खामियाजा आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो हो सकता है आप साइंस भी छोड़ दो, ठीक है ना। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस 5 बना सकता है। कोई रीजन बता सकता है यहाँ पे? रेज योर हैंड की नाइट्रोजन इसी के परिवार का होने के बावजूद भी सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है।
लेकिन फॉस्फोरस इसी के परिवार का होने के बावजूद भी 15th ग्रुप है ये, ठीक है ना। नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, तो ये नाइट्रोजन बेचारा 4 ही बॉन्ड बनाता है। बताओ निखिल क्या आंसर है इसका? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अर्णव आपके हिसाब से? अर्णव सर आपके हिसाब से? सर इस शायद यही है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, या फिर सर ये हो सकता, या फिर ग्रेटर एटॉमिक रेडियस। ग्रेटर एटॉमिक रेडियस नहीं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नाइट्रोजन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। अब पता चक्कर क्या हो रहा है, अब ये चक्कर हो रहा है कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना कि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि कई तो चलो क्यूरियोसिटी ज्यादा है उनकी, जानने की इच्छा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट आपके सिलेबस में अगर देखोगे तो चैप्टर नंबर 11 ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब मैं 11th चैप्टर की चीज मैं 4th चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूँ, तो बच्चे थोड़ा सा तो यही सोचेंगे ना, यार ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। जो चीज हमें 6 महीने बाद पढ़नी चाहिए हम 6 महीने पहले डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए कुछ चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, सल्फर 6 और ये 5, ठीक है ना। आपके सिलेबस में इनके अलावा और कुछ है भी नहीं, इनके अलावा आपके सिलेबस में और कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर से रिलेटेड लेविस के। अगर आपको इतना पता लग गया तो आप इसमें से कुछ भी डिस्कस कर लो, आपको सारे आसान लगेंगे। ये देखो फॉस्फोरस, रूल्स क्या बताए थे? फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ये लेविस की डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, लेविस स्ट्रक्चर से बहुत पॉपुलर है एग्जाम में। लेविस, वेस्पर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से क्वेश्चन आता ही आता है। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ओके। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 6 को मल्टीप्लाई करो 4 से 24 हो गए। अच्छा, 2 गेन भी कर रखे हैं, ठीक है ना, तो +2 हो गए। ऐड कर दो सभी के, तो ऐड करने के बाद हमें पता लगेगा जो आंसर आया है हमारा वो कितना आ गया, 5। ये हो गया आपके 31 हो गया आपके टोटल। ऐड करने के बाद सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब ऐड कर दिए। अब कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ यहाँ फॉस्फोरस लिखना है और कितने ऑक्सीजन है 4, तो नॉर्मल 4 बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गए नॉर्मल। आप तो इसमें कुछ ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे कि यार ये जो बॉन्ड है हमने जो 4 बॉन्ड बना दिए हैं, ठीक है, वो कैसे बनाने हैं, वो हर स्ट्रक्चर में बनाने हैं। आई थिंक हमने 35 स्ट्रक्चर डिस्कस करे हैं, एवरी टाइम आपको ये करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपका अगला काम क्या है, ऑक्सीजन लगा दो। ये लो ऑक्सीजन लग गया, ठीक है। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2 2 2 2। कितने इलेक्ट्रॉन कवर हो गए? सारा मैथ है और कुछ नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए तो -8 कर दो, आपको पता लगेगा कि यहाँ आपका 23, ये 23 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब देखना क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। हमने तो अभी भी क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता जब तक कि उस पर चार्ज ना हो, लेकिन यहाँ तो चार्ज है, तो यहाँ अगर ये चार्ज है नेगेटिव तो इसका मतलब क्या है समझो। ऑक्सीजन वैसे डॉट स्ट्रक्चर तो ये भी बोलता है, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं बिंदास। यहाँ 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लगा दो। अब देखते रहना स्टोरी को। 23 इलेक्ट्रॉन 23 इलेक्ट्रॉन वी हैव रिमेन्ड, और यूज कितने कर लिए हमने? 6 6 6 6, यानी हमने यूज कर लिए 24, ठीक है ना। अभी एक इलेक्ट्रॉन ने फालतू का यूज कर लिया, इसका मतलब है कोई एक इलेक्ट्रॉन फालतू का यूज नहीं कर सकता। यहाँ से हटाओ इसको, डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना। अब आप अगर चेक करोगे यहाँ पे तो आपके सभी इलेक्ट्रॉन, वैसे PO4 सॉरी 3 नेगेटिव होता है, मैंने सल्फेट होता है ये, फॉस्फेट सभी को पता होना चाहिए वैसे तो 3 नेगेटिव। हैरान हो अभी तक किसी ने क्वेश्चन रेज भी नहीं किया। और 24, अच्छा SO4 2 नेगेटिव होता है बिल्कुल, और ये सिंगल नेगेटिव होता है। तो यहाँ 24 है, तो 24 के 24 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पर दोबारा से तो ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। नहीं मैं वो चीज नहीं बता रहा, ये दूसरी चीज चल रही है, वो तो आसान है। अब 24 इलेक्ट्रॉन यू हैव और 24 बाकी के भी आ गए, तो इसका मतलब अपने आप पता लग जाता है। देखो ये नेगेटिव साइन है,
तीन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन है, तीन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन है, तीन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो बेचारे के पास ऑप्शन ही खत्म हो गए, इसीलिए ये यहाँ पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी सारे सिंगल हो गए। अगर आप बैठ के तसल्ली से चेक भी करोगे ना, तो आपको यही चीज रियलाइज होगी कि आपके पूरे के पूरे 24 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, अब यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे। आप एक प्रोसेस को फॉलो करते रहो, पूरे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 32 इलेक्ट्रॉन का खेल आपको ऐड करने के बाद, ये तीन है ना, तीन ऐड करने के बाद 32 इलेक्ट्रॉन का आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कहाँ है, तो 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, 32 इलेक्ट्रॉन बताते हैं कहाँ पे है। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 2 2, तो 2 + 2 + 2 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। बाकी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 2 + 2 4, और यहाँ कितने थे, 6 6 6, तो 6 3 18 + 4, 6 3 18, 9 18 और 4 कितने हो गए आपके, 22। अब 22 को ऐड करके देखो 32। तो इस तरह से इतना कमाल का तरीका है कि हर बार आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और ऑटोमेटिकली पता लगता चला जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अभी क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए हम, तो एक लास्ट क्वेश्चन, जब इतनी परफेक्शनिस्ट से चल ही रहा है, और जिन बच्चों के लाइव नई बात है और उन्हें थोड़ी इरिटेशन होती है लाइव से, तो उनके लिए सारी कहानी आज ही खत्म हो जाएगी इसी की। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल एज -4 नेगेटिव, वेरी पॉपुलर सल्फेट आयन। लेट्स काउंट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर 6, ऑक्सीजन 6, 4 जा 24, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ओके, चेक इट आउट, 32 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया हमने, 32 इलेक्ट्रॉन। करना कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। 4 ऑक्सीजन है, 4 डबल बॉन्ड बना दो, ये ऐसे 4 बॉन्ड ऐसे बना दो, एवरी टाइम, हर बार आप ऐसे ही करोगे। लो, बन गए। अब हमें क्या करना होता है, काउंटिंग स्टार्ट कर दो, मैथमेटिक्स। 2 + 2 + 2 + 2, यानी -8 कर दो, और आपके पास जो रह गया है यहाँ पर, वो है कितना, 24, ठीक है ना। 24 इलेक्ट्रॉन रहेगी। फिर से वही तरीका यार, शुरू हो जाओ। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6, और यहाँ भी 2 2 4 2 6, नॉर्मल। अच्छा, 2 ऑक्सीजन की हेल्प होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, लेकिन इन विचारों की तो हेल्प नहीं हुई ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड है। आपसे कोई भी पूछ लेगा ये तो सिंगल बॉन्ड है, क्यों है, आप कहोगे इस पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए सिंगल बॉन्ड है। फिर पूछेगा कि इस पे सिंगल बॉन्ड है, ये क्यों है, आपके पास अब कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ आप रूल तोड़ रहे हो, ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड के साथ रह ही नहीं सकता। हाँ, चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड है, अब नहीं है इस पे चार्ज तो सिंगल बॉन्ड हटा दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ बॉन्ड बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ बॉन्ड बनाओ। बस यही रूल मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, और यही रूल चलता आ रहा है। एक नहीं, कई बच्चे पूछते हैं कि सर कभी तो इस पे डबल हो जाता है, कभी इस पे सिंगल हो जाता है, रूल क्या है, रूल ये है। अब ना सल्फर को देखोगे तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 6 ही तो होते हैं। अब 6, 1 2 3 4 5 6, लो ये रहे 6 बॉन्ड। और मैंने पहले ही बोल दिया था आज की क्लास के स्टार्ट होते के साथ, क्या, कि जो सल्फर है वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, और फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन सिर्फ 4 ही बनाता है। इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यही रीजन है। अब यही रीजन को अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए, क्यों फॉस्फोरस ने 5 ही बॉन्ड बनाए। ये देखो फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए। तो कुल मिला के आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, 3 स्टेप। पहला स्टेप, काउंट कर लो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हम काउंट कर रहे थे, टोटल ऐसे काउंट कर लो। दूसरा स्टेप, जैसे ही आपके काउंट हो जाए तो सेंट्रल एटम को लिखकर सभी पर क्या बना दो, एक 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 ऐसे बॉन्ड बना दो हर बार। तीसरा स्टेप,
जो भी एटम है वो लगाने के बाद, जैसे ये जो भी एटम है वो लगाने के बाद सभी पे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करके ऐसे लगा दो। और जैसे ही आप ये लगा लो ना, तो आप ये चेक कर लेना लास्ट में नंबर 4 स्टेप, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, नंबर 4 स्टेप, ये चेक कर लो कि ऑक्सीजन क्या सिंगल बॉन्ड के साथ होता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं होता वो सिंगल बॉन्ड के साथ। वो तभी हो सकता है जब कोई चार्ज हो। तो आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा कि इस मॉलिक्यूल में कितना चार्ज बाहर से आया हुआ है, 3, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। इसके लिए आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपने सिंगल बॉन्ड क्यों बनाया है, कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ आप सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, दिस इज क्वेश्चन टू बी रेज्ड। यहाँ कौन सा सिंगल बॉन्ड आया भाई? इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ के वो 2 इलेक्ट्रॉन काटने पड़ेंगे और डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सो एवरी टाइम ये 4 स्टेप आपके 1 2 3 4 फॉलो होते हैं 35 क्वेश्चंस के अंदर हर बार। फिर भी इतना सब, इतनी मेहनत करने के बाद भी इन क्वेश्चन से बच के रहना जो मैंने ये लिख दिए, NO, CO, ठीक है ना, O3, ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं जो रूल्स तोड़ते हैं। अब तुम्हारे टीचर क्या करते हैं, उन्हें पता है ये चारों एक्सेप्शन है और वो चारों में से किसी एक को देंगे। अभी पिछली साल गवर्नमेंट ने सेशन एंडिंग में ये वाला क्वेश्चन दे रखा था, NO2 को बनाओ। क्यों? ऑड मॉलिक्यूल रूल्स टूटते हैं यहाँ पे। तो इन चारों को भाई कैसे ना कैसे अपने दिमाग में डाल लो, या फिर एग्जाम से एक दिन पहले लिख के चले जाओ। मैंने बोल दिए चारों ही एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो। तो उम्मीद है यहाँ पर भाई वो लेविस जो है थोड़ी बहुत रिवाइव हुआ होगा आपका, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसे हम बोलेंगे क्या नाम है, स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5। तो जो बची कुछ एनर्जी है आपके अंदर, जिसके अंदर पहले से पूरी फुल एनर्जी है, तो वेरी गुड। और जिसको लगा हो कि ये टाइम वेस्ट हो गया, तो भाई ये टाइम वेस्ट नहीं, ये टाइम यूटिलाइज हुआ है। तो आप इन चीजों को लाइटली मत लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही आसान चैप्टर, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट होती हैं ब्रॉडली। एक का नाम है सॉलिड, एक का नाम है लिक्विड, और एक का नाम है गैस। इस चैप्टर में सॉलिड नहीं पढ़ना, बिकॉज द सॉलिड स्टेट 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में लिक्विड नहीं पढ़ना, बिकॉज सॉल्यूशन 12th क्लास का चैप्टर सेकंड है। इस चैप्टर में हमें गैस पढ़ना है, यानी एक ही स्टेट पढ़नी है, उसका नाम है गैसियस स्टेट, और वो आपकी 11th का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो ये 3 स्टेट होती हैं। इसके अलावा अगर गैस को देखें तो कौन कौन सी गैस होती है, अपने सब कॉन्शियस माइंड में रखना। 2 तरह की गैस होती है, एक का नाम है रियल गैस, एक का नाम है आइडियल गैस। ठीक है ना, रियल गैस और आइडियल गैस। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में और अगर हम आगे चलें तो सबसे पहला टॉपिक है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ऐसा कोई इतना धमाकेदार चैप्टर तुम्हें ये तुम्हारे टीचरों के हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल चैप्टर है, और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी समझ में आती है। एक जर्नल क्वेश्चन कर रहा हूँ, होपफुली कि आप इसका आंसर दे दोगे। वेजिटेबल्स आर कुक्ड विद डिफिकल्टी एट हिल स्टेशन, व्हाई? जिसको आता है रेज योर हैंड। जो सब्जियां है ना वो हिल स्टेशन पर बहुत ही मुश्किल से बनती हैं, व्हाई? क्या कोई बता सकता है? मैं अपनी बात को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बात है, आंसर भी आ गया, अभी मैंने पूछा ही है ढंग से। अपूर्वा प्लीज बताइए, व्हाई वेजिटेबल्स कुक्ड विद डिफिकल्टी एट हिल स्टेशन, व्हाई? सर क्योंकि सर वेजिटेबल सर वहाँ पे हिल स्टेशन में सर एयर बहुत थिन है। यस, रिपीट, क्या हुआ? सर वेजिटेबल्स हिल स्टेशन में डिफिकल्टी से इसलिए कुक होते हैं क्योंकि
वहाँ पे एयर बहुत थिन है और वहाँ पे हीट उतनी प्रोवाइड नहीं हो पाती। ओके, अच्छी कोशिश थी। निखिल आप बताना। सानिध्य आप बताना। बी सर वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो होगा। शीतल आप बताना। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी लो होता है। क्या बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। सानिध्य और शीतल एक्यूरेट आंसर। और मैं हैरान हूँ कि यार तुम लोगों ने बता कैसे दिया, क्योंकि ये तो तभी बता पाओगे जब आपके स्कूल में चैप्टर या तो स्टार्ट हुआ हो या डिस्कस हुआ हो। 10th से इसका थोड़ा बहुत रिलेशन कम है। देखो ध्यान से सुनना जो बात मैं अब बता रहा हूँ, आप बिलीव भी नहीं करोगे लेकिन ऐसा होता है। जब हम दिल्ली में हैं, अभी फिलहाल हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में जो वाटर है ना, वो दिल्ली को कहते हैं ग्राउंड लेवल पे है हमारी दिल्ली। तो यहाँ पे वाटर है वो 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। लेकिन आप दिल्ली से ऊपर चलो, लेह लद्दाख की तरफ चलते हैं, ग्राउंड लेवल से 1600 फीट की हाइट पर, ऊपर 16,000 फीट की हाइट पर लेह लद्दाख में आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे सुन के कि वहां पे जो वाटर है वो 70 डिग्री पे ही बॉईल हो गया। मतलब आपको खोलता हुआ पानी दिखाई देगा और आपको लगेगा यार ये तो बड़ा गर्म है। वो गर्म नहीं होगा, उसका टेम्परेचर अगर थर्मामीटर से मेजर करेंगे तो वो 70 डिग्री होगा। और ग्राउंड लेवल हमारी दिल्ली में जो वाटर है वो 100 डिग्री है। अब देखना जरा ध्यान से, ये हमारी दिल्ली, ये फ्राई पैन है, इसमें पानी उबल रहा है और आपने इसमें क्या रख दिया, एक लेग पीस रख दिया, मुर्गे का जो हड्डी है वो रख दी इसमें, ठीक है ना। अब इसको बॉईल करने के लिए हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ जल्दी पक जाएगा या फिर ये जो लोग लेह लद्दाख में इसको बॉईल कर रहे हैं लेग पीस को, ये यहाँ पर जल्दी पकेगा? बताओ भाई। दोनों को 20 मिनट के लिए रख दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों को 20 मिनट के लिए रख दिया, उबल रहा है पानी दोनों में ही, ठीक है ना। तो कहाँ पे वो अच्छी तरह से पक जाएगा? यस अपूर्वा अगेन। सर बिकॉज सर कहाँ पे पकेगा? कुक होगा सर, क्योंकि सर जो वाटर इतना हीट प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा लेह लद्दाख में कि उसको अच्छे से कुक कर दे। एग्जैक्टली अब हो क्या रहा है कि लेह लद्दाख में नो डाउट 70 डिग्री पे वो उबल रहा है, बट वो टेम्परेचर जो प्रोवाइड कर रहा है वो जस्ट 70 डिग्री है। और यहाँ जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है वो कितना है, 100 डिग्री है। सारा खेल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खेल है सारा। हमारे सर पे, हमारे दिल्ली में हमारे सर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आज सुन लो, 1 एटमॉस्फेरिक है। लेह लद्दाख में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर वो 0.7 atm है। अब जो भी चीजें उबलती है, ठीक है ना, अब तक अपने 10th क्लास में क्या सुना है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉयल। बट ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ 10th क्लास तक की है। यहाँ क्या हो जाती है डेफिनेशन 11th में, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, इसके जो वेपर आगे जा रहे हैं लिक्विड के, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर 100 डिग्री पर वेपर उठते हैं और वो तब जाके किसके इक्वल होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वीपी वेपर प्रेशर, ये ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें के बीच में टफ कंपटीशन होता है। जैसे ये बराबर आ जाते हैं तो समझ लो उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सोचो लेह लद्दाख में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 0.7 atm है यार। यहाँ तो 70 डिग्री पे ही जो वेपर प्रेशर है वो बराबर आ जाएगा, इसके 70 डिग्री पे ही आ जाएगा ये वेपर प्रेशर बराबर, इसीलिए वहां पर वो जल्दी उबल जाता है, 70 डिग्री पे उबल जाएगा। सो द रीजन which was said by सानिध्या एंड शीतल was correct, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लॉजिक है यहाँ पे। और इसीलिए जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक विद डिफिकल्टी एट हिल स्टेशन, जो जितने भी हिल स्टेशन है, शिमला भी एक हिल स्टेशन है,
नैनीताल भी एक हिल स्टेशन है। जो यार पहाड़ों पे होते हैं उन्हें हिल स्टेशन बोलते हैं। लेह लद्दाख तो सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो अब मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो फिर उन लोगों, जो लोग हिल स्टेशन पे हैं, वो क्या कच्चा पक्का ही खाना खाते हैं क्या? क्या करना चाहिए उन लोगों को? रेज योर हैंड। अर्नव, यस। सर वो और ज्यादा देर तक पकाते हैं उसे। और ज्यादा देर तक पकाते हैं, अच्छा। सानिध्य, आप बताइए। यही ज्यादा टाइम लगा के पकाएंगे थोड़ा। नहीं भाई नहीं। अच्छा, कोई कमाल का आंसर बता सकता है? शीतल, आप बताइए। सर जैसे वो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर्स होते हैं ना, उनका यूज करके उसके मतलब कि उसके हिसाब से हम लोग कुक मतलब कि जो टेम्परेचर होता है ना फूड का, उस तक लेके जाएंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। क्रिएटिविटी अच्छी थी, बट ये भी आंसर नहीं है। अपूर्वा, आप बताइए। सर लिड से कवर कर देंगे कि वेपर्स कलेक्ट हो जाएं। और क्या बात है। और कोई है जो इसका आंसर बता सकता है? वो बेचारे लोग क्या करें, खाना अरे खाना छोड़ दें। सर वो स्टीम से पकाते, स्टीम का यूज करते हैं होंगे। भैया वो हाई टेम्परेचर पे पकाएंगे। रोना तो यही है, हाई टेम्परेचर का आप बना ही नहीं सकते। कैसे बनाओगे? ओपन फ्राई पैन में हाई टेम्परेचर क्या हो, 70 डिग्री पे उबलता ही रहेगा। आंसर सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे भी आया था। वाई पीपल लिविंग एट हाई हिल स्टेशन यूज प्रेशर कुकर? वो प्रेशर कुकर का यूज करते हैं वहां खाना बनाने के लिए। 20 मिनट में ही खाना बन जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर कुकर में स्टीम का, एक बच्चे ने सही बताया, स्टीम का इस्तेमाल करते हैं वो खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हिल स्टेशन पर रहने वाले लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है ना। रीजन यही है, इट इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। और जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं ना, चढ़ाई करते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। हमारे इंडिया में तो खैर इतना ना क्लाइंबिंग नहीं है। विदेश में लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं जब क्रिसमस की, तो वो क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। क्लाइंबिंग जितने भी होते हैं वो ऊपर जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक डिजीज होती है, उसको कहते हैं एनॉक्सिया। ये बीमारी है। इसमें क्या होता है, अगर आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आपके इनहेल करते समय ऑक्सीजन भी कम अमाउंट में जाएगी बॉडी के अंदर, विच विल क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया, ठीक है ना। तो जो क्लाइंबर्स हैं वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कम ऑक्सीजन अपने शरीर में ले जा पाते हैं। हम दिल्ली में हम आराम से ले जा पाते हैं, लेकिन जो बहुत हाई पे रहते हैं, आपको शायद पता नहीं, तो मैं बता दूं, लेह लद्दाख में जो 20,000 फीट पे हमारे सैनिक है ना, 20,000 फीट पे जो सैनिक है, उनको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है वहां की कंडीशन से अडेप्ट करने के लिए। उस ट्रेनिंग में उनको फुटबॉल खिलवाई जाती है, कई तरह की जो एक्सरसाइज करवाई जाती है, ताकि वो उस सिचुएशन में अडेप्ट हो सके, ठीक है ना। और ये बात भी सच है, हर 2 महीने में वहां पे हमारे 2 के करीब आर्मी जो सैनिक हैं वो इस एनोक्सिया डिजीज से मर जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो यंग ट्रेनर्स हैं उन्हीं को वहां भेजा जाता है उस अनफेवरेबल कंडीशन में। ये बात भी बिल्कुल सच है। तो अभी हमारे को जो है वो एक ही जो प्रॉब्लम है वो हमने डिस्कस की, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मेरी जो बातें हैं उनको ना आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहना, और ये इंट्रोडक्शन जो क्लास है आज की वो आपको समझ में आ जाएगी सारी। सुनना जरा ध्यान से, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को लूंगा। देखो, 2 तरह के इंटरेक्शन होते हैं, एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। आपने बॉन्ड 2 तरह के देखे होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसे मैं इंटरेक्शन बोल रहा हूं, और एक है, और कल की क्लास तो खैर क्या होगी, मंडे क्लास मिस मत कर देना भाई। पहली क्लास मिस करने का मतलब है एक हिस्सा इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है वो क्लास। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है और एक होता है वीक इंटरेक्शन। ध्यान से, बिल्कुल ऐसे कहानी सी लगेगी आपको, और आप किसी पे भी ये नहीं बोल सकते सर आई हैव ए डाउट, क्योंकि ये कोई डाउट वाला कोई नहीं है। और जिनके डाउट आ रहे हैं ज्यादा, मैं उनको सजेशन दूंगा, वीडियोस बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करो यार। तुम बीच में देख के यार कोई भी नहीं समझ सकता उसको, तुम तो खैर क्या, कोई भी नहीं समझ सकता।
स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन कौन सा होता है? एक आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, याद रखना। आयनिक से थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन इसको भी इसी कैटेगरी में रखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। आयनिक से तो वीक होता है, बट ये कोवलेंट भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा ये बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको तोड़ने के लिए कम से कम 200 किलोजूल पर मोल की एनर्जी दी जाती है इसको ब्रेक करने के लिए। इन बॉन्ड को ऑन एवरेज 200 किलोजूल पर मोल की एनर्जी। अब बात कर लेते हैं वीक इंटरेक्शन की। सबसे पहला नाम आता है वैन ड वॉल। जॉन वैन डर वॉल साइंटिस्ट के नाम पे वैन डर वॉल फोर्स है, ठीक है ना। और ये वैन डर वॉल फोर्स कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं, जो हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। 5 तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये है, और इसी 5 में से एक कैटेगरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। इन्हीं 5 में से ही एक कैटेगरी है, बताऊंगा सारी कहानी क्या है, ठीक है ना। इनको ये इतने वीक होते हैं कि इनको तोड़ने के लिए ना 42 किलोजूल पर मोल की एनर्जी लगती है, यानी बहुत ही कम, ठीक है ना। और 42 तो मैंने, चलो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड बता दी। वीक वैन डर वॉल में जो होते हैं इनकी तो 8 किलोजूल पर मोल से भी कम एनर्जी लगती है। इतनी एनर्जी में ये टूट जाते हैं, ठीक है ना। अभी आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में रखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी की एक कैटेगरी होती है, बट ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। बाकी जितने भी वैन डर वॉल हैं फोर्स, वो इतने वीक होते हैं, इतने वीक होते हैं, इतने वीक होते हैं कि इनको तोड़ने के लिए जस्ट 8 किलोजूल पर मोल की एनर्जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन एक्सेप्शन, ठीक है ना। कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, बट एक्सेप्शन है। इसको 42 ऑन एवरेज लगती है, ठीक है। तो ये आपके जो कहानी है इस चैप्टर की, वो सारी वैन डर वॉल फोर्स से स्टार्ट होती है। तो अभी हम इसके वैन डर वॉल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बोलो सर। गैस स्टोव पे अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितने जूल्स? कितने के लिए, किसके लिए? गैस स्टोव्स पे यूजुअली कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? डेस्कटॉप पे मैंने समझा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। गैस स्टोव सर, गैस स्टोव, चूल्हा। चूल्हा, उसके लिए तो भाई किलो कैलोरी, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और वो अलग है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितनी अमाउंट है। हम ऐसे कैसे बोल दें यार किलो जूल पर मोल? पर मोल आप समझते हो, 1 मोल ही जलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। देन हाउ कैन वी से द कैलोरिक वैल्यू? तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ 1 मोल चीज को ही जला सकते हो आप, ठीक है ना। तो गैस स्टोव पे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें होती है। तो स्टार्ट करते हैं। वैन डर वॉल फोर्स। वैन डर वॉल फोर्स बेसिकली 5 तरह का होता है। मैं आपको बता दूं, एक एक को डिस्कस करेंगे। 5 तरह का होता है। सबसे पहले का नाम है आयन डाइपोल। और जैसे ही खत्म होगा ना, मुझे पूरा विश्वास है जितने भी स्टूडेंट हैं वो 2 मिनट में आंसर बताएंगे जो जो एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैन डर वाल्स फोर्स इतने वीक होते हैं कि 8 किलोजूल पर मोल में टूट जाते हैं वो। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है? जैसे मान लो एक आयन है, कोई भी आयन ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी यार। ये मान लो नेगेटिव ले लिया आपने रैंडमली। डाइपोल का मतलब ही है इसके 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डाइपोल बहुत पढ़े होंगे आपने। HCl भी एक डाइपोल है, ठीक है ना। HCl इज ऑल्सो डाइपोल। यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? रेज योर हैंड। HCl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, H या Cl? यस निखिल बताओ कौन है? Cl, क्लोरीन। Cl है। तो वो क्या करेगा Cl भाई? वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक पोल डेवलप होगा जिसे हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पार्शियल समझो, वो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन उसने अट्रैक्ट कर लिए। अट्रैक्ट करते के साथ यहाँ पर बेचारे को ये लगेगा मेरा इलेक्ट्रॉन गया, इसको लगेगा एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। और अगर ये अट्रैक्ट करके फुल ट्रांसफर कर देता, जैसे NaCl है, तो हम कहते हैं यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। यहाँ अब डाउट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गया मेरा, कंफर्म है इलेक्ट्रॉन गया।
यहाँ डाउट है कि मेरा इलेक्ट्रॉन बेचारा गया, सरक गया मेरे पास से। देयरफॉर वी यूज डेल्टा टर्म फॉर दिस पार्शियल पॉजिटिव। अब आप बताओ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन देम, जिसे हम अट्रैक्शन इंटरेक्शन बोलेंगे। तो इसे बोलते हैं आयन, जो कि आयन है, डाइपोल जो कि डाइपोल है, तो इंटरेक्शन। तो आयन और डाइपोल के बीच में भी जो एक इंटरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। इंटरेक्शन की जगह अट्रैक्शन भी बोल सकते हो आप। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इनको बहुत जल्दी समझोगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया, मंडे क्लास छोड़ना मत, एग्जाम के ही क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा मैं, ऐसे कैसे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन की बुक है ऐसे के सामने रख दूंगा मैं। अभी इसको कंप्लीट होने देना, फिर आराम से डाउट पूछना अपने, बहुत सिंपल है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन ऐसा होता है। और आपने देखा होगा जब आप नमक में पानी को डालते हो तो कहते हैं कि पानी में नमक घुल गया, तो जो नमक का पॉजिटिव हिस्सा है वो पानी के किस हिस्से की तरफ होगा? सोचने वाली बात है। नमक का पॉजिटिव हिस्सा पानी में पानी होता क्या है? वाटर इज ए डाइपोल, ठीक है ना, पानी भी एक डाइपोल है। अगर मैं इसकी एक इमेज आपको दिखाऊं तो दिस इज वाटर, यहाँ पर इस इमेज को पूरा क्लियर करके अगर आप मैं दिखाता हूँ तो अब आप देख सकते हो यहाँ जो पानी है ये वाटर है, तो दिस इज डाइपोल, ये डाइपोल है। कैसे डाइपोल है? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे वो किसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ? ऑक्सीजन ने, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए डेल्टा नेगेटिव। अब बेचारे के इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए डेल्टा पॉजिटिव। सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर तो नहीं बोलना चाहिए, देयर इज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। सो परफेक्ट वाटर मॉलिक्यूल इज क्या? आपका डाइपोल, दिस इज योर डाइपोल। और क्या है ये? पोलर, बिल्कुल पानी पोलर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पोलर है। अब आप इसको देखोगे तो आपको ये लगेगा हाँ भाई ये बात सच है कि जो Na पॉजिटिव है, नमक से निकला हुआ Na पॉजिटिव किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? लो देखो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ, ये आपका OHH, दिस इज योर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। सो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे ही अगर आप Cl को देखोगे तो Cl कैसे कंडक्ट करेगा? बिल्कुल Cl भी ऐसे करेगा, HOH। तो ये डेल्टा क्या था? पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द ऑक्सीजन, सो देयर इज इंटरेक्शन। और अब जो इंटरेक्शन होता है ये वीक इंटरेक्शन जो होता है इसे हम क्या बोल देते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बड़ा आता है एग्जाम में ये, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और मैं ऐसी बातें जो नीट में भी पूछी गई है वो साथ साथ लिखता रहूंगा यार, किसी को नहीं समझनी नो प्रॉब्लम, आप अपने नोट्स कंप्लीट रखो क्योंकि समय आने पर इन नोट्स का यूज होगा। जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को भाई किसी से भी पूछ लेना अपने क्लास में, नहीं पता होगा इसे कीजम इफेक्ट भी बोलते हैं, कीजम इफेक्ट। ये ऐसी चीजें आती है वहां पे जो किसी को नहीं पता होती, वो आपको पता है। कीजम इफेक्ट क्या होता है? ये साइंटिस्ट के नाम पे, कीजम ने डाइपोल डाइपोल को एक्सप्लेन किया था इसलिए इसके नाम पे ये पॉपुलर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कीजम इफेक्ट या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है यार? बड़ा सिंपल, यहाँ लिख दो HCl, यस इट इज ए डाइपोल। यहाँ लिख दो HCl, यस इट इज ए डाइपोल। सभी को बताया है क्लोरीन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, अगेन डेल्टा नेगेटिव and again delta positive, so there is an interaction between them, and this interaction is very popular, known as dipole dipole interaction or Keegan effect. Yes Apurva? सर ये जो सर HCl का सर एक मॉलिक्यूल HCl के दूसरे मॉलिक्यूल से सर इंटरेक्ट करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। निखिल आपका कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछो, मैं नहीं तो आगे चल रहा हूँ। बोलो। डाउट है। आपने ऊपर क्या करवाया आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वहाँ पे आपने क्लोरीन नेगेटिव लिया या फिर Na पॉजिटिव लिया। यहाँ पे हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन भी ले सकते हैं।
अगर आयन होना चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो, पॉलीएटॉमिक ले लो, नो प्रॉब्लम, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कुछ ले लो, नथिंग, आयन होना चाहिए, ठीक है ना, आयन होना ही चाहिए। ओके, देन दिस इज कीजम इफेक्ट। और अगर हम इस डायपोल डायपोल से आगे चलें, अब मैं यहीं पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव कर दूंगा, जो आपको, जिस पे आपको एग्री होना पड़ेगा। क्या? ये देखो, HF और HF के बीच में भी, HF और HF के बीच में भी डायपोल डायपोल, बिकॉज यस दिस इज डायपोल यार, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये भी तो डायपोल बनाएगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो डाउट। लेकिन इसका जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं बोलते, एक्सेप्शन है, रूल्स टूट गए हैं यहाँ पे। बताओ ये एक्सेप्शन क्या है? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, आंसर। ये जो डायपोल डायपोल दिखने में डायपोल डायपोल है, लेकिन मत भूलो ये फ्लोरीन है। और फ्लोरीन कौन कौन से केस का होता है? फोन, फोन का कोई भी एटम अगर H के साथ आ जाए तो रूल टूट जाएंगे उसी टाइम। अगर आपको कोई पूछे ना HF HF क्या है, तो आप लिखोगे डायपोल डायपोल, तो आपका हाफ मार्क्स काट देंगे वो। अगर आप लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको पूरा दे देंगे। अब तो आप समझ ही गए होगे कि डायपोल डायपोल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज a स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल, ठीक है ना, ये स्पेशल केस है डायपोल डायपोल का। तो कभी भी अगर ऐसा आए तो आप HF को बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डायपोल डायपोल है, बट इट इज ऑल्सो ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस। आएगा क्वेश्चन तो क्वेश्चन में देगा ना, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होगी आपकी, दो तो खत्म हो गए। तीसरे की तरफ आते हैं, तो मोस्ट वेलकम फॉर द थर्ड कैटेगरी इज, ये हो गया आपका, बड़े सिंपल सिंपल से चलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अगला है आयन इंड्यूस, का मतलब होता है पैदा होना, इंड्यूस्ड डायपोल था नहीं पहले, लेकिन अब जनरेट हो गया उसकी वजह से। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखो ध्यान से। ओके, दिस इज आयन इंड्यूस करते हैं किसमें? इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस का मतलब पहले था ही नहीं, एच। सोचो पहले क्या इसमें डायपोल था? कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव पता ही नहीं। लेकिन जैसे इसको पास ले गए, तो इसकी नेगेटिव की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थे, वो अब ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रख गए? इस वाले के पास रख गए। और अब ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया और ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया इसके पास आने की वजह से, ठीक है ना। और अब इनमें क्या, फिर से वो हल्का सा अट्रैक्शन हुआ, जिसे बोलने लग गए आयन और इंड्यूस डायपोल। पहले इसमें था नहीं, आयन इंड्यूस डायपोल। आयन इंड्यूस डायपोल भी एक स्पेशल केस है। इसे जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था पीटर डीबाय, और इसे आप अच्छी तरह से जानते हो, पीटर डीबाय, ठीक है। तो ये पीटर डीबाय की खोज थी और ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, आयन इंड्यूस डायपोल। अगली जो कैटेगरी है नंबर 4 कैटेगरी, वो भी बड़ी आसान है। नंबर 4 है डायपोल इंड्यूस डायपोल। डायपोल इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, यानी डायपोल तो सभी को पता है, ये पहले डायपोल नहीं था लेकिन बाद में डायपोल बन गया। किसके आने से? आयन के आने से। डायपोल, डायपोल बड़ा सिंपल, ये जैसे HCl है, ये पहले से डायपोल था, डायपोल। लेकिन यहाँ नहीं था ये, तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं H फिर से वही केस लिख दूं, यहाँ पर HH हो गया। अच्छा, कौन से हैं जो डायपोल नहीं होते? नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। तो H2 हो गया नॉन पोलर, N2 हो गया नॉन पोलर, O2 हो गया नॉन पोलर, CCl4 भी हो गया नॉन पोलर। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? तो कल की क्लास में बताया था ना मैंने, Cl, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा मैग्नेट, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट, जीरो, ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको नॉन पोलर के पास इसको पोलर को लेके आए तो क्या हुआ? ये पहले से क्या था? नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन डर की वजह से यहाँ भाग गए इसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ जनरेट हो गया डायपोल, इसे बोलते हैं इंड्यूस डायपोल। एंड देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो एक आयन इंड्यूस डाइपोल होता है, एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होता है। अब एग्जाम में मैं एक दो क्वेश्चन अभी आपके सामने रखता हूँ और फिर ये क्लास खत्म है, क्योंकि अभी 5th कैटेगरी रहती है हमारी जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इट नीड सम टाइम, 5th कैटेगरी नीड सम टाइम। एग्जाम में बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा, नेम द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन H2S मॉलिक्यूल। इस तरीके से बोलेंगे, नेम द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन H2S मॉलिक्यूल। तो H2S मॉलिक्यूल में आप क्या बताओगे? H2S मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरेक्शन है? रेज योर हैंड, इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आज हमने किए। टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन H2S एंड द ऑप्शंस आर दीज 4। डाइपोल डाइपोल, सॉरी, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। H2S। यस नितेश बताइए। ये डाइपोल डाइपोल। वेरी गुड, ये आंसर है आपका डाइपोल डाइपोल, ठीक है ना। इस तरीके से हम बता सकते हैं इनमें कौन सा इंटरेक्शन है, क्योंकि यहाँ सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ जो सल्फर है वो इसके साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और दूसरे वाला हिस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा, ठीक है ना। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो वेरी इजी टू कैलकुलेट। मैं कह रहा हूँ इतना आसान है ये, आप 2 मिनट में इसके आंसर दोगे। मैं एक बार आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं। और तब तक के लिए आपको ना इनकी जो प्रैक्टिस है वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। और लास्ट ईयर क्वेश्चन, हाँ यही है, ये देखो इस तरीके से आते हैं ये, जैसे आपने अभी बताया H2S के बारे में। एक ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय में आया था, बहुत खास क्वेश्चन है। क्या कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन NaCl एंड H2O? NaCl एंड H2O, यस अपूर्वा। सर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। NaCl तो डाइपोल नहीं है ना शीतल? यस ion dipole interaction. very good, this is ion dipole interaction. NaCl is very popular for ions. नमक तो आयन बनाएगा, इसके NaCl की शक्ल देखते के साथ में पता लग जाता है आयन, आयन आगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयन, और ये तो आपका डाइपोल है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन ऐसे बता देना है नॉर्मल। अच्छा, अगर मान लो सिर्फ यही केस आता तो क्या करते आप? मान लो ये केस आ गया सेकंड, 6 का सेकंड, तो क्या करते आप? नेम द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम। यस निखिल बताओ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दो, ठीक है ना। कई टीचर तो डाइपोल डाइपोल लिखोगे तब भी नंबर दे देते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज परफेक्ट आंसर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फोर्थ अगर देखोगे तो डाइपोल डाइपोल है। और ये एक को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में लिखवाता हूँ बच्चों को कि इसका आंसर क्या दोगे। नेम 2 इंटरमोलिकुलर फोर्स बताओ, 2 बताओ। किसके अंदर? HF के अंदर 2 बताओ। कौन कौन से बताओगे? 2 नेम 2 इंटरमोलिकुलर फोर्स इन HF मॉलिक्यूल। नेम 2 intermolecular force in HF molecule. यस नितेश बताओ। भैया एक तो डाइपोल डाइपोल और एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अरे यार, अपूर्व आप बताओ। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक डाइपोल डाइपोल। एग्जैक्टली, मैं बार बार इसी को इसीलिए बोल रहा हूँ HF को, ठीक है ना। एक तो है आपका डाइपोल डाइपोल और एक है आपका इंड्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना।